हेलो एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक देख के समझ तो गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबको पता है कि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो देयर इज वन पर्सन हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस। एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं और एक वकील साहब बैठे होते हैं जिन्होंने बैंड नहीं पहना होता है। हम अमूमन उन्हें क्या बोलते हैं? पीपी साहब, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब हमें ये तो पता है कि अब हम किसी भी कोर्ट में जाएंगे, किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, वहां पे हमें एक पीपी साहब बैठे हुए दिखेंगे। वाई आई हैव यूज द वर्ड क्रिमिनल कोर्ट ओनली। हम ये सारी बातें आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आखिर इनका रोल होता क्या है, कोर्ट को किस तरीके से ये लोग असिस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होती है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चलिए, अब आप बोलेंगे कि मैम वेयर इज इट मेंशन, पीपी की डेफिनेशन है कहाँ? चलिए, अगर मैं पीपी की डेफिनेशन की बात करूं, यानी कि मीनिंग की बात करूं, तो हम इस चीज को देख सकते हैं हमारे सीआरपीसी में, यानी कि बीएनएसएस में। ठीक है, अंडर सेक्शन 2U। यस, आपके बीएनएसएस में भी ये अंडर सेक्शन 2U यानी कि डेफिनेशन क्लॉज में मेंशन है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली, एंड व्हाई वी आर डूइंग सीआरपीसी? अब तो बीएनएसएस आ गया है, 1 जुलाई तक तो है ना अपने पास ऑप्शन। चलिए, अब यहाँ पे सेक्शन की बात करते हैं कि बीएनएसएस में कहाँ पे दिया हुआ है। यही चीज अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 18। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस में दिया हुआ है। आखिरकार इसकी डेफिनेशन है क्या? ठीक है, ये हमारा कहता है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड under section 24 of CRPC or section 18 of BNSS includes any person who is acting under the direction of public prosecutor. ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आप बोलेंगे मैम हम तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, जब हम कोर्ट में जाते हैं, देयर इज अ हायरार्की। ठीक है, देयर इज अ हायरार्की फॉर दिस। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, किसी भी एक कोर्ट में जाएंगे, वहां पे आपको 4 to 5 क्रिमिनल कोर्ट्स मिलेंगी। हर कोर्ट में आपको पीपी साहब मिलेंगे। क्या आप उन्हें पीपी बोलते हैं? नहीं, आप उन्हें बोलते हैं एपीपी। ठीक है, आपके पीपी साहब होते हैं, देन उनके अंडर आपके एपीपी होते हैं, यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पीपी होते हैं आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक व्यक्ति हर कोर्ट में नहीं हो सकता, इसलिए आप डिफरेंट एपीपीज अपॉइंट करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स के लिए। ठीक है, अब इनको अपॉइंट कौन करता है? क्या पीपी अपॉइंट करते हैं? नहीं, इनको स्टेट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है इनको? स्टेट अपॉइंट करता है। ठीक है, चाहे आपके पीपी हैं चाहे आपके एपीपी हैं, दोनों का अपॉइंटमेंट आपका स्टेट करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आखिर इनकी फंक्शनिंग होती क्या है। ठीक है, अगर हम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक है, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस हु इज ड्यूटी बाउंड टू असिस्ट द जज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। यहां पे कोर्ट ने बोला दे आर द मिनिस्टर्स और इनकी ड्यूटी है कि ये कोर्ट को असिस्ट करें फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द जस्टिस। अब हाउ दे विल असिस्ट द कोर्ट, ये सबसे बड़ी बात आती है। यहाँ पे इनका रोल एंड फंक्शन की बात आती है। ठीक है, क्या ये सिर्फ, अगर हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, क्या इनका रोल सिर्फ कोर्ट तक सीमित होता है? ओनली टू द कोर्ट और इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, और इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात करें तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का रोल होता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, एज वेल एज आपके
ड्यूरिंग द ट्रायल। अब आप बोलेंगे कि मैम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इनका क्या प्रोसेस होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना अरेस्ट करती है, एफआईआर लॉन्च करती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है। और यहाँ पे सिर्फ हम पुलिस नहीं, वाई वी आर यूजिंग द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि कि आपके और भी अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, यानी कि ईडी हो गया, EOW सेल हो गई आपकी, CBI हो गई। दैट्स वाई वी यूज द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। इसमें आपका कोई भी एजेंसी आ सकती है, पुलिस भी आ सकती है, ईडी भी आ सकती है, CBI भी आ सकती है आपकी, EOW सेल्स भी आ सकते हैं आपके। तो इसलिए वी यूजुअली यूज द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या काम होता है? व्हाट ऑल रोल डज योर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लेज? ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अगर हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान की बात करते हैं तो यहाँ पे टू मेक द अपीयरेंस इन द कोर्ट एंड ऑब्टेन द अरेस्ट वारंट, यानी कि ये तो हम सबको ही पता है, जितने भी हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं हम सबको पता है कि अगर हमें किसी को अरेस्ट करना है तो पहले हमें अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। उसकी परमिशन कहाँ से मिलती है? हमें कोर्ट से। और उसकी परमिशन दिलाने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हेल्प कौन करता है? आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, हेल्प कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं अगर हम सर्च वारंट की बात करते हैं तो उसको ऑब्टेन करने में कौन हेल्प करता है? वो भी आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स करते हैं। वहीं अगर हम रिमांड की बात करते हैं, वहीं अगर हम इंटरोगेशन के लिए रिमांड की बात करते हैं, तो रिमांड के लिए जब आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी अक्यूज को कोर्ट में लेके आती है, दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस विच इज बीइंग फॉलोड इन द इंडियन कोर्ट्स। जब भी आप किसी भी अक्यूज को कोर्ट में लेके आते हैं कि हमें इस अक्यूज को रिमांड में लेना है फॉर द इंटेरोगेशन और द इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए जो भी पेपर्स आप रेडी करके आते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी पेपर्स रेडी करके आती है उसको रिप्रेजेंट कोर्ट में कौन करता है? आपका पीपी। ठीक है, पीपी एक्ट्स फॉर द स्टेट। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि पीपी इज एजेंट ऑफ स्टेट, देन इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। पीपी एक तरीके से स्टेट का एजेंट होता है। वाई आई एम यूजिंग द वर्ड एजेंट? अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाते हैं, वहां पे हमारा बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एजेंट इज द पर्सन हु इज एक्टिंग on behalf of the principal, who is acting on behalf of the principal, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो भी आपका एजेंट परफॉर्म करता है उसके लिए आपका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर एजेंट जो भी एक्ट करता है या स्टेटमेंट देता है वो प्रिंसिपल की कमांड के थ्रू देता है, यानी कि प्रिंसिपल जब तक उसको कंसेंट नहीं देते तब तक एजेंट कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं करते। तो अगर हम बोलें कि पीपी एक्ट्स एज अ एजेंट फॉर द स्टेट, यस इट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज पीपी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम लॉ ऑफ एजेंसी देखें तो वहां पे एजेंट आपका प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें प्रिंसिपल आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई एंड एजेंट आपके पीपी साहब हो गए। ठीक है, यहां तक हम क्लियर हैं? चलिए, टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द नॉन ट्रेसेबल ऑफेंडर्स। ठीक है, पीओ, यानी कि अब हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की बात करते हैं। अगर किसी भी अक्यूज को या ऑफेंडर को हमको पीओ डिक्लेयर कराना होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की हेल्प कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स आखिर होते कौन हैं? आपके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी एक मैटर में उनके लिए वारंट इशू हो चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उन्हें बार बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुला रही है, वहीं कोर्ट्स उन्हें बार बार सम्मन इशू कर रही है कोर्ट में अपीयर करने के लिए। ना तो वो कोर्ट में आ रहे हैं, ना वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आप उन्हें पीओ डिक्लेयर यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम अपनी आम भाषा में बात करते हैं भगौड़ा। ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए भी आपके
पीपी साहब हेल्प करते हैं। देन हम बात करते हैं टू रिकॉर्ड द एविडेंसेस ऑफ द अक्यूज्ड, पुलिस रिपोर्ट रिगार्डिंग द एडवाइजेबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यानी कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस कलेक्ट करती है और उन एविडेंसेस को रेडी करके कोर्ट में देने वाली होती है, उससे पहले आपको प्रोसिक्यूशन के केस को प्रिपेयर करने के लिए उन एविडेंसेस को क्रॉस चेक कौन करता है? आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वाई ओनली इन क्रिमिनल लॉ, जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, कि आप एक क्रिमिनल कोर्ट में एंट्री लेंगे, आपको साइड में एक वकील साहब बैठे हुए दिखेंगे जिन्होंने बैंड नहीं पहना होगा और वो बहुत सारी फाइलें लेके बैठे होते हैं, वो होते हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी साहब। अब वाई ओनली इन क्रिमिनल लॉ? क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की तो वहां पर स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ होता है, यानी कि कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी की धारा के तहत या फिर बीएनएस की धारा के तहत रजिस्टर हुआ है, अभी तो आईपीसी है, जुलाई से आपका बीएनएस है, के तहत कोई भी एफआईआर अगर रजिस्टर्ड हुई है, यानी कि वो ऑफेंस आपका स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि वो ऑफेंस आपका स्टेट के अगेंस्ट है। और जब भी कोई ऑफेंस आपका स्टेट के अगेंस्ट होता है तो ऑब्वियसली स्टेट आएगा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब स्टेट तो आ नहीं सकता, तो इसलिए एजेंट आएंगे। एजेंट कौन है? आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर कोर्ट में एक होता है। अब वो हर क्रिमिनल कोर्ट में तो जा नहीं सकते हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए एपीपी का अपॉइंटमेंट होता है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट होता है। दे हैव टू रिपोर्ट टू द पीपी, ठीक है, यानी कि पीपी के अंडर आपके एपीपी काम करते हैं। यहां तक हम क्लियर हैं? और हाँ, आपकी सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि सारी सेशंस कोर्ट एज वेल एज आपके हाई कोर्ट में भी एपीपी और पीपी होते हैं, या पीपी होगा, ठीक है, देन आपके एपीपी होंगे। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बीएनएस में अगर मैं बात करूं तो 18 से लेके 20 सेक्शन के अंदर मेंशन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रायल के दौरान पीपी साहब का क्या रोल होता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। ट्रायल के ड्यूरेशन में स्पीडी ट्रायल, ठीक है, ये एक अक्यूज्ड का राइट है, ठीक है, ये एक अक्यूज्ड का राइट है एंड इनकी ड्यूटी है, ठीक है। आप अननेसेसरीली किसी भी ट्रायल को डिले नहीं करेंगे, चाहे वो विक्टिम साइड है चाहे वो आपका अक्यूज साइड है। इस चीज का चेक की ड्यूटी किसके ऊपर रहती है? आपके पीपी के ऊपर रहती है, ठीक है। वहीं अगर हम एविडेंसेस की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पीपी टू असिस्ट द कोर्ट फॉर द एविडेंसेस, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस की बात करते हैं, पहले आपकी एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद आपका अरेस्ट होता है, मे बी नॉट मे बी यस, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस आपकी अरेस्ट होती भी है और नहीं भी होती है। जो आपके ऑफेंसेस अंडर 7 है, अंडर 7 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट है, वहाँ पे अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम सबको पता है अरनेश कुमार की, उसके हिसाब से आपकी चार्जशीट दाखिल होती है विदाउट अरेस्ट। देन उसके बाद आपका कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद आपका प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है। जब ये आपकी एविडेंस की पी की स्टेज आती है, यानी कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की स्टेज आती है, यहाँ पर पीपी का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जितने भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में विटनेसेस होते हैं, उन सब का विटनेस कंडक्ट कराना, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वन मोर थिंग, हमने यूजुअली क्या देखा है कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो वो क्या बोलते हैं, ये लिस्ट में तो है विटनेस लेकिन हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट साइन तो है नहीं, तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। बट अगर हम लीगल लॉज की बात करें तो दे आर नॉट अलाउड, दे आर
नॉट अलाउड। ठीक है, स्टेट को कोई भी वीक विटनेस ड्रॉप करना अलाउड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, अगर किसी भी कोर्ट में कोई भी पीपी किसी भी वीक विटनेस को, ठीक है, ड्रॉप करने की बात करते हैं तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, वहीं अगर हम इस चीज को बात करें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के और क्या क्या रोल होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, जो कि हम ऑलरेडी एक स्लाइड आपको लगा होगा स्किप की है, लेकिन अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू सुपरवाइज द फंक्शंस और एक्सरसाइज ऑफ द एडिशनल पीपी, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। ठीक है, जो हमारे एडिशनल पीपीज होते हैं वो हमारे पीपी के अंडर काम करते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहीं अगर अब मैं चीफ प्रोसिक्यूटर्स की बात करूं, ठीक है, दे सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर हम कोर्ट की हायरार्की को पढ़ते हैं तो कोर्ट की हायरार्की में आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आता है, सेकंड क्लास आता है, देन आपके सीएमएम आते हैं, देन आपके सेशंस कोर्ट आती है। ठीक है, देन आपकी सेशंस कोर्ट आती है। तो यहाँ पे जो दो लोग काम करेंगे वो आपके चीफ प्रोसिक्यूटर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन दी सेशंस कोर्ट, जो हम एपीपी की बात कर रहे थे आपके, वो आपके यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम जो कि इतनी देर से बात कर रहे हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दे एग्जामिन द चार्जशीट, जो हमने अभी बोला कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारी चार्जशीट रेडी करती है उसको एग्जामिन करते हैं। फाइल करने से पहले, कोर्ट में फाइल करने से पहले आपकी चार्जशीट एग्जामिन की जाती है। कौन करता है? आपके एपीपीस करते हैं। ठीक है, आपके एपीपीस करते हैं। देन एक्विटल और डिस्चार्ज। अब एक्विटल और डिस्चार्ज की यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं हम एक्विटल और डिस्चार्ज की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, अगर किसी भी मैटर में एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली पुलिस बोलती है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये बोलती है कि नथिंग हैज़ बीन फाउंड अगेंस्ट देम, इनके अगेंस्ट कुछ पाया नहीं है, और उन्होंने क्या किया, चार्जशीट रेडी की, कॉलम 12 में सारे अक्यूज्ड को डाला, एलिज्ड अक्यूज्ड जो कि आपके एफआईआर में थे। कॉलम 12 मतलब वो सारे अक्यूज्ड, चार्जशीट का कॉलम 11 12 होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कॉलम 13 14 तक जाते हैं। तो 12 में आपके जो अक्यूज्ड डले होते हैं वो अक्यूज्ड होते हैं जिनका प्राइमरीली आपका नाम तो था एफआईआर में, लेकिन दौरान तफ्तीश यानी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट कुछ पाया नहीं गया, तो उनका नाम आप कॉलम 12 में डालेंगे। वहीं कॉलम 11 में आप उन अक्यूज का नाम डालेंगे जिनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको मिला है। अगर कोई भी ऐसा केस आता है जहां पर एफआर लग जाती है, या फिर एफआर मतलब कि नथिंग हैज़ बीन फाउंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फोरक्लोजर लगा रहे हैं हम इस एफआईआर के ऊपर, यानी कि हम क्लोजर रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है कि पीपी को अगर लगता है कि नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो उस चार्जशीट को लेके उसके अगेंस्ट अपील में चले जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर ट्रायल होने के बाद किसी भी अक्यूज का एक्विटल होता है तो उस केस में आप स्टेट की तरफ से हाई कोर्ट में रिवीजन या अपील में जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि नीचे एमएम की कोर्ट हुई, एमएम की कोर्ट से देन हम ऊपर गए आपके सीएमएम की कोर्ट में, तो वहां पे आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स लेके जाते हैं। यानी कि अगर किसी भी केस में एक्विटल होता है और स्टेट की तरफ से जाना है तो रिवीजन आपका एपीपी ही स्टेट की तरफ से लेके जाएगा, या अपील आपका एपीपी ही स्टेट की तरफ से लेके जाएगा। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर हम इसकी बात करें तो इट इज द हेड ऑफिस। ठीक है, दे एक्सरसाइज द ओवरऑल कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि जितने भी आपके पीपीज हैं या एपीपीज हैं
उन सब का सुपरविजन आपके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऑफिस से होगा। वहीं पे आपकी जितने भी अकाउंट के रिलेटेड मैटर्स होंगे वो भी आपके वहीं पे डील किए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट के थ्रू होता है, यानी कि किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं हम, या फिर किसी भी एपीपी की बात करते हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नए रूल की बात करते हैं, बीएनएसएस की बात करते हैं, तो वहां पर दिल्ली इस एक्सेप्शन में आ चुका है, यानी कि अब दिल्ली हाई कोर्ट के एपीपीज या पीपी अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, अब वो अपॉइंट होंगे आपके सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू। The only exception in BNSS for the appointment of public prosecutor is that they will be appointed by the center government directly, not by the state government. ठीक है, I hope you all know this change in BNSS. And आप सभी को पता है कि हर स्टेट की पुलिस जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, बट दिल्ली इज द ओनली प्लेस जहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि पुलिस सेंटर के अंडर आती है। तो इसी चीज का हवाला देते हुए बीएनएसएस में आपका ये अमेंडमेंट लाया गया है कि अब जब पुलिस भी स्टेट की जगह सेंटर के पास है, तो लेट द अपॉइंटमेंट बी डन बाय द सेंटर ओनली। Thank you so much for today's session. I hope it was helpful and meaningful. Thank you so much.